आखिर इंसाफ कब मिलेगा? इस बड़े सवाल के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत होगी, जहां मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है और गैंगरेप के बाद महिला से हैवानियत का मामला जिस तरीके से सामने आया है, गैंगरेप के बाद महिला की मौत हो गई है। महिला के निजी अंग को नुकसान पहुंचाने की जानकारी सामने आ रही है। गैंगरेप के बाद ज्यादा ब्लीडिंग से महिला की मौत हो गई। यह हैवानियत का मामला जिस तरीके से खंडवा से निकलकर सामने आया है, ये हर किसी को हैरान परेशान कर रहा है। हर कोई हैरान परेशान है कि जिस तरीके से एक बार फिर से खंडवा में ये हैवानियत भरी खबर निकलकर सामने आई, एक बार फिर से जिस तरीके से यहाँ पर निर्भया कांड हुआ है, तो आखिर खंडवा की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा, इसको लेकर इंडिया न्यूज भी मुहिम चला रहा है। इंडिया न्यूज भी एक बड़ा सवाल जो है वो पूछ रहा है। जिस तरीके से एक दुखद खबर ये निकलकर सामने आई और जहां समाज को शिक्षित करने की बात की जाती है, देश के विकसित होने की बात कही जाती है, लेकिन इस मानसिकता के लोग भी इस देश में मौजूद हैं, इस मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं। पहले हैवानियत की गई और उसके बाद दरिंदगी यहाँ पर की गई, दरिंदगी की सारी हदों को पार किया गया और महिला के साथ जिस तरीके से गैंगरेप के बाद जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। घटना 23 तारीख की है। खालवा थाने में रोशनी चौकी है, उसका एक गांव है, वहाँ पर ये घटना हुई है। 23 तारीख को दिन में उस गांव में शादी का एक कार्यक्रम था जिसमें पीड़िता भी शामिल थी। शाम के समय शादी के बाद पीड़िता और जो आरोपी है दोनों उस गांव की ही एक ज्योति को उसके घर पर खेत में छोड़ने गए। उसके पश्चात आरोपी पीड़िता के साथ में इसके घर में आया। हरी के घर में पीड़िता और हरी दोनों आए। इसके बाद में कुछ देर बाद लगभग 7 बजे सुनील भी आ गया। वहाँ जब पूछताछ की गई तो पड़ोसी संजय ने बताया कि उसने लगभग 8 से 9 के आसपास इनको वहाँ शराब पीते हुए देखा। इसके बाद सुबह घटनाक्रम में ये होता है कि हरी की माँ पीड़िता के घर वालों को सूचित करती है कि पीड़िता वहाँ पर पीछे आंगन में घायल अवस्था में बैठी हुई है। तब पीड़िता के घर वाले उसको लेकर जाते हैं और लगभग 7 बजे, सवा 7 तक उसको घर लेके जाते हैं और पता नहीं किन कारणों से उन्होंने सूचित नहीं किया पुलिस को और किसी अन्य को भी सूचित नहीं किया। लगभग 1:30 से 2 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घर वाले घायल हेंडेड को सूचित करते हैं। पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त होती है, पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करती है, बॉडी को शिफ्ट करती है। उसके बाद जो आरोपी हैं इसमें पीड़िता ने घर वालों को बताया था कि इसमें दोनों सुनील और हरी नाम के आरोपियों ने उसका ज़बरदस्ती की है। पुलिस शीघ्रता से आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए वो सब पुलिस ने की। खंडवा जिले के हरसूद में खालवा ब्लॉक में एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है और गैंग रेप करने के बाद उसकी बच्चेदानी को निकालकर फेंक दी जाती है और उस ब्लीडिंग से उस आदिवासी महिला की मौत हो जाती है। ये सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार पर है। ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर है। ये सवाल प्रदेश के गृह मंत्री पे है, जिनके प्रदेश में हमारी बहन बेटियां पूर्ण रूप से असुरक्षित हैं। आपने खबर देखी किस तरीके से दरिंदगी की सारी हदों को यहां पार कर दिया गया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ बरखा त्रेहन जी जुड़ी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ताहिरा हसन जी हमारे साथ हैं जो महिला कार्यकर्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत बरखा जी मैं आपसे करना चाहूँगा। बरखा जी, जिस तरीके से आप समाज में रहती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, आखिर ऐसी क्या वजह आपको ऐसी लगती है कि जिस वजह से बार बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं? और भारत के तमाम हिस्सों को लेकर बात करें, किसी न किसी हिस्से से कभी न कभी ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ये न्यूज से मुद्दों लगातार करती है जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मेरी पूरी संभावनाएं इस विक्टिम पार्ट है। बड़ा प्रश्न ये है कि बार ऐसी घटनाएं हो रही और ये अभी आप जो वीडियो दे रही उसमें राजनीति
जी। राजनीति को अपनी चढ़ाने का कहा जाता है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, बीजेपी कांग्रेस जेपी को सेगी, अन्य जितने हैं वो आपस में दूसरे को सेगी, लेकिन अपराध समझ के अपराधी कड़ी से सजा जी। मिले। जिस 35 टुकड़े काट दिए थे, जो लड़ा फिर पाटना श्रद्धा का, आज भी आराम दिखा रहा है, तिहाड़ जेल में कर रहा है, कोई दुख ठीक नहीं है, लॉ की किताबें पढ़ा है और जल्द पता चलेगा कि ये शराब नाम का छूटा। तो डर खौफ नहीं, सब अपनी अपनी हुई है, पॉलिटिक्स हर चीज में जाता है। और जो कार्यकर्ता मेरी जैसे करता, जो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अलग के खिलाफ आवाज करते, उनके सामने रहे, ठीक है, हमारी ठीक है। बरखा जी मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं आपको वापस रुख करूंगा। एक रिएक्शन में ताहिरा जी का ले लेता हूं। ताहिरा जी, जिस तरीके से आप महिला कार्यकर्ता हैं, बार बार ये कही जाती है बात की वुमेन एम्पावरमेंट, क्या आपको नहीं लगता कि मैन एम्पावरमेंट की बात भी होनी चाहिए, कि जो ये मानसिकता है, इस मानसिकता को खत्म करने के लिए बात होनी चाहिए? देखिए, ये तो घर से शुरू होगी ना जी। ये तो जो पेरेंट्स है वो अपने बेटों को सिखाएंगे कि महिलाओं की इज्जत करो। अपने घर में जो वो इज्जत करेंगे, अगर बगल के लोगों की भी इज्जत करो। अपनी बगल की जो बच्ची है उसको भी अपनी बहन समझो। हर माँ की इज्जत करो। जिस तरह से तुम लोग चीटा कसी करते घूमते हो, हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है विलेजेस में, तो इसको कैसे रोका जाए, इस पे बात हो। लेकिन आज जो जिसमें हम बात करने आए हैं, इतना हीनियस क्राइम है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ निर्भया कांड। निर्भया में क्या हुआ था, इसी तरह से उसका प्राइवेट पार्ट वॉयलेट किया गया था। देखिए, पॉलिटिक्स तो चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो, उसमें भी हुई थी, लेकिन हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट औरतों के साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो जाहिर है हमारे साथ पुरुष भी खड़े हैं। महिलाएं अकेले खड़े होकर नहीं कुछ कर सकती, पुरुष भी शाना बशाना खड़े हैं। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पेट्रार्की की जब हम बात करते हैं कि पेट्रार्की इज डीप रूटेड, तो ये सिर्फ पुरुष में पेट्रार्की नहीं होती। अरे भाई, पेट्रार्कल महिलाएं भी होती हैं, पेट्रार्की की वाहक महिलाएं भी होती हैं। पुरुष अक्सर महिलाओं की संवेदनाओं को समझते हैं, महिलाएं नहीं समझती हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमारी जो इसकी जो पूरी जंग चल रही है, जो फाइट है, वो कोई पुरुषों से है। पुरुष बहुत कुछ हमारे साथ है, लेकिन ये पेट्रार्कल किसी में भी हो सकता है, महिला में भी ये सोच हो सकती है, तो उसके खिलाफ। लेकिन जो इस तरह से उसका प्राइवेट पार्ट वॉयलेट किया गया महिला के साथ, और जिस तरह से दरंदगी की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, ये निहायत शर्मनाक है। और ये बार बार मैं कहती हूँ, निर्भया कांड के बाद जब एक हमारे पास जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हो गई थी और पूरा देश आंदोलन में उतरा था, तब जाके गठित हुई थी। मैं नहीं कहती कि कांग्रेस ने ऐसे ही गठित कर दी थी, महिलाओं के पुरुषों के आंदोलन की बात हुई थी। उसके बाद एक मजबूत कानून हाथ में आया था, तो उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? कन्विक्शन रेट पहला सवाल है कि बढ़ क्यों नहीं रहा है ऐसे केसेस में। जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, डर पैदा नहीं होगा, और इस तरह से दरिंदे जो हैं हीनियस क्राइम करके दे विल गेट अवे। उन्हें पता है कि हम निकल जाएंगे, वो दोबारा उससे ज्यादा हीनियस क्राइम करेंगे। अभी देखिए, लखनऊ में 7 साल की बच्ची के साथ आया, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। आप बता सकते हैं कौन सा ड्रेस कोड आप 7 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची को देंगे? क्या पहने वो? हमारी महिला जो खेत मजदूर घूंघट में बलात्कार होता है समंतियों द्वारा, उनको कौन सा ड्रेस कोड बताया जाएगा? तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें इसे संरक्षण पे, जो बलात्कार को संरक्षण देने वाली संस्कृति है, उसपे प्रहार करना चाहिए। कोई भी संरक्षण करे, महिला या पुरुष, उसमें हम प्रहार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी, सोच बदलने की जरूरत यहां पर है, जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बरखा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से एक और हम विकसित होते चले जा रहे हैं, लगातार विकास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस विकास के बीच जो मौजूदा सामाजिक तंत्र है, वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल होता नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार आती हैं। जिस तरीके से ताहिरा जी ने जिक्र किया कि लखनऊ से जिस तरीके से घटना सामने आई कि 7 साल की बच्चे के साथ वहां पर रेप जैसी घिनौनी हरकत की गई, और अब खंडवा से मामला सामने आया। देखिए, आपको पहले शायद मेरा ऑडियो नहीं आ रहा था, मैंने आपको स्पष्ट बताया है, आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि रेप के ऊपर सिर्फ सियासत की जाती है,
रोटियां गरमाई जाती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इसे यूज करती है, और जब तक इस पे सियासत होती रहेगी तब तक कुछ निवारण नहीं होगा। देश भर से ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम नहीं हो रहा, अपराधी को दंड देने पे काम नहीं हो रहा। श्रद्धा के मर्डर सबके सामने हुआ था, सारी चीजें स्पष्ट हुई थी, तो क्या आज हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें लंबी लंबी घंटों बहस हुई, और श्रद्धा मर्डर के केस के बाद, रेप के बाद और टुकड़े काटने के बाद कई और केसेस आए, तो क्या उसमें न्याय मिला? फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये वर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कल ही मैं डाल रही थी, कल ही मैंने एक ऑडियो शेयर किया था अपना, कि बहुत सारे केसेस, 6 करोड़ केसेस अदालतों में पेंडिंग है। तो ना अदालतों की रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ना पुलिस की रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और नेताओं की तो भूल ही जाइए, वो तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, रेप का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो पुरुषों का मुद्दा हो, उन्हें किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सिर्फ और सिर्फ रोटियां सिकनी चाहिए, और एक दूसरे पे कोसते रहते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलते रहेंगे, कांग्रेस बीजेपी को बोलती रहेगी, ऐसे ही अन्य पार्टियां भी। तो जब तक डर नहीं होगा, जब तक हम भय नहीं इंस्टिल करेंगे कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी, आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा, मैं तो नहीं निर्धारित कर सकती। मैं तो ऊंची आवाज में और हर पटल पे बोलने की कोशिश कर रही हूं कि जब कोर्ट के पास 5-6 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो कोर्ट से हम कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? पॉलिटिशियंस को सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की पड़ी है, तो उनसे कैसे न्याय की? मीडिया है, इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, बातचीत तो करते हैं, लेकिन क्या बातचीत से मसला हल होगा? कतई नहीं हल होगा। हमें कार्यरत होना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर बहुत बढ़िया रोड मैप बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशंस पे बात करनी पड़ेगी। कभी हमने किसी भी प्रकार के किसी सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करी, पर जब घटना हो जाती है और फिर मीडिया डिस्कशन करती है, तो वहां की पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। उससे पहले तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। बच्ची चाहे 7 साल की हो, या कोई बुजुर्ग महिला के साथ कुछ गलत हो जाए, या कोई भी किसी भी एज ग्रुप की महिला, अगर उसका वीडियो ना आए तभी भी हम बातचीत नहीं करते, अगर मीडिया हाईलाइट ना हो। ऐसे तो कितने केसेस है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, जो रोजमर्रा की घटनाएं हमें नहीं पता। तो देश जागरूक और होना चाहिए अपने राइट्स के लिए। बिल्कुल, अगर किसी के साथ यह बर्बरता हुई है, पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। बरखा जी काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही इस बीच। बरखा जी काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और साथ ही आपने जिक्र किया जिस तरीके से पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए, बहुत सही बात है ये। ताहिरा जी, इस बीच एक सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि अगर बात महिला सुरक्षा के कानूनों को लेकर करें, क्या आपको लगता है कि जो कानून बनाए गए हैं उनमें कोई कमी है, या जो कानून पहले से ऑलरेडी हैं उन्हें लागू सही तरीके से नहीं किया जा रहा? क्या बदलाव की आवश्यकता आपको लगती है, जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं? तो कानून बना, अब उससे मजबूत कानून की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, जमीन पे उतारने की। लेकिन देखिए, एक फांसी दे दी, 2 फांसी दे दी, उससे नहीं होगा। मैंने कहा कन्विक्शन रेट 27% है जी। 1971 में 41% था। देखिए, कन्विक्शन रेट को बढ़ाइए, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, लोग दंडित किए जाएंगे, डर पैदा होगा। और निर्भया के बाद 3000 करोड़ जो निर्भया फंड था उसका इस्तेमाल क्या हुआ, उस पर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? अच्छा, ये पूछा किससे जाएगा? ये पूछा तो सरकारों से ही जाएगा जो सत्ता में होंगी, जो भी होंगी, जहां जिस स्टेट में जो सरकार होगी वहां उससे पूछा जाएगा। जहां कांग्रेस की होगी वहां कांग्रेस से पूछेंगे, जहां सपा की होगी वहां सपा से पूछेंगे, जहां तृणमूल होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने ममता बनर्जी को हेड ऑन लिया, और देखिए कितना उसका असर हुआ। ऐसा नहीं है, मीडिया दिखाती है, लोग अपनी आवाज देते हैं विक्टिम को, उससे फर्क पड़ता है। तो आखिर ये निर्भया फंड का क्या हुआ? हेल्पलाइन कितना काम कर रही है? फास्ट ट्रैक कितना काम कर रहे हैं? ये बताना होगा ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर कितने हैं, उनका रोल क्या है, कितना कर रहे हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर एनजीओ है उनका क्या स्टेटस है? ये सब सवाल तो पूछा ही जाएगा। अगर कानून बना है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सब पूछा जाएगा। और नेता अगर अपनी नेतागिरी कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, उनसे भी सवाल कीजिए, उनको भी हेड ऑन लीजिए, उनसे भी पूछिए कि भाई आप यहाँ बोल रहे हैं, वहां क्यों चुप थे? व्हाई वर यू साइलेंट देयर?
व्हाई वर यू प्रोटेक्टिंग रेपिस्ट देयर? तो ये सवाल तो जनता पूछेगी ना, आम आदमी पूछेगा, एक्टिविस्ट पूछेंगे, सोशल राइट एक्टिविस्ट पूछेंगे, वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट पूछेंगे, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट पूछेंगे। और ये उनका अधिकार है। सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है वहां हम पूछेंगे। हम कानून को मानते हैं कि सबसे ऊपर है, हम कानून पे यकीन करते हैं, इसलिए इस संविधान में हम अपने इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे और इंस्टीट्यूशन की जवाबदेही होगी। ये नेता को जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जवाबदेही होगी। बिल्कुल ताहिरा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, सवाल हम पूछेंगे। जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, बड़े सवाल तो खड़े होते हैं और गंभीर सवाल है ये कि आखिर जहां एक और लगातार ये दावे किए जाते हैं कि इस समाज में सब एक समान है, इस समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बेहतर इंतजाम के बीच ऐसी घटनाएं बार बार निकलकर सामने आती हैं। बरखा जी, अगर बात की जाए इस घटना को लेकर, जिस तरीके से एक आदिवासी महिला के साथ ऐसे विभत्स घटना को अंजाम दिया गया, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर कुछ आंकड़ों को लेकर बात करूं, जिस तरीके से मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं, पिछले अगर 5 से 7 सालों को लेकर बात की जाए तो जो रेप के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए, इसमें मैं आपको ये बता दूं, ठीक है आपके आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रेप केसेस ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज हैं, तो हर केस की एक अलग एक क्रेडेंशियल्स होते हैं। लेकिन यहाँ जो विभत्स घटना एक महिला के साथ हुई है उस बहुत दर्दनाक है और बहुत दुखी है मन ऐसी घटनाएं जब होती हैं। लेकिन हम सारों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। बहुत से रेप केसेस फर्जी भी होते हैं, कॉन्सेक्सुअल सेक्स की बातें चलती हैं, लेकिन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे रेप केस फाइल कर दिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता रही थी, तो मैं आपको आंकड़ों के साथ बता देती हूँ कि 80,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है और जितने केसेस सारे कोर्ट्स में पेंडिंग है उसके हिसाब से 300 साल लग जाएंगे, 300 साल लग जाएंगे बैकलॉग करने में। तो सबसे पहले तो जुडिशरी के रिफॉर्म्स, पुलिस के रिफॉर्म्स और ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उनके राइट्स के लिए, हालांकि पुरुषों के तो कोई राइट्स भी नहीं है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत होगी। गैर सामाजिक संस्थाएं सबको मिलकर, सरकार को मिलकर के, सबको मिल करके इसके लिए बहुत बढ़िया एक रोड मैप बनाना होगा। कानून है और कानून बहुत सक्षम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है और कोर्ट्स में दिक्कत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक नाम ले दिया जाता है लेकिन वहां कुछ होता नहीं। और जब कोई खौफ नहीं होगा, जब अपराधी बरी होता है तो कम से कम 100 अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है अपराध करने का। जब हम कहते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाना है तो वैसे ही कहिए अपराध मुक्त भारत बनाना है, तब जाकर के। और कलेक्टिव अप्रोच रखिए, मीडिया का सहयोग, भारत सरकार का सहयोग, सभी का सहयोग करते हुए सभी को आगे बढ़ करके समाज में इसको खत्म करना पड़ेगा। अपराध को, अपराधी को अपराधी की तरह देखिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहां सजाए मौत देनी हो वहां सजाए मौत भी दीजिए, लेकिन एक भय का माहौल तो बने कि अगर हमने अपराध किया तो हमारे साथ ये होगा। पूरी फैमिली को पता होना चाहिए, जिससे कि फैमिली में भी देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। माँ बाप भी जो शिक्षा देते हैं उसमें भी ये शिक्षा में भी इंक्लूडेड होना चाहिए कि कोई अपराध करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े जी, तब जाके चीजें बदलेंगी। बातें बहुत है करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन वही है कि सिर्फ हम बातें ही तो करते हैं, एसी रूम्स में बैठ के बातें करते हैं, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करिए। जब तक आप पुराने केसेस ही खंगाल लीजिए, क्या हम किसी निर्णय पे पहुंचे हैं? बिल्कुल बरखा जी, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर इन चीजों को जो है करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। इन चीजों को केवल बात करने से चीजें सही होती नजर नहीं आएंगी। लेकिन ताहिरा जी, मैं आपका रुख करूंगा, एक हैरान करने वाला आंकड़ा यह भी जिस तरीके से निकलकर सामने आया कि जो अधिकतर रेप केस के मामले हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहे हैं। अगर 2021 की एक रिपोर्ट को देखा जाए तो औसतन हर 17 मिनट पर एक रेप केस की घटना जो है वो दर्ज करवाई गई, एक रेप होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी क्या वजह कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? अगर टॉप 3 हम राज्यों को लेकर बात करें 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर। नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं, ग्राउंड जीरो जमीन पे महिलाओं के साथ मेरा काम है, तो वहां महिलाएं यही कहती हैं कि बच्चियों की पढ़ाई रोक दी, क्या करें दीदी, भेजते हैं तो वहां पे छीटा कसी होती है,
मतलब ई टीजिंग को वो छीटाकशी का नाम देती हैं कि छीटाकशी होती है, डरते हैं पुलिस के पास जाने में, उन लोग की इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस चौकी चली जाए। एक्टिविस्ट साथ जाते हैं तो पुलिस चौकी में तब भी कुछ नहीं होता है वहां पे। देखिए तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी बच्चियां जो है कभी खेत में काम कर रही, वहां बलात्कार हो गया। और क्या है, जब बलात्कार हमारी बच्चियों के साथ होता है, चाहे हाथरस का केस देख लीजिए, तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है कि ऐसी लड़कियां, नेतागण कहते हैं, ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं गन्ना के खेत में, अरहर के खेत में, यानी ऊंचे खेत होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं। तो ये चीजें जो हैं, जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। महिला का ड्रेस कोड, उसका खान पान, उसकी लाइफ स्टाइल, इन सब चीजों को जो है वो रेप का जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि पेट्रा जो है वो एक गाइडलाइन बना के महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करती है। अब ये बात अलग है कि हम तो चाहते हैं कि हम बड़ी आजाद जिंदगी जिए, लेकिन हमारी और महिलाएं जो है वो आजाद जिंदगी ना जिए। लेकिन वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हमेशा उनके राइट के लिए लड़ती रहेंगी, और हमने लड़के ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनवाया है, ऐसे नहीं बना है। संसद में तो बराबर सांसद कहते थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित। याद कीजिए उस समय जो एंकर उनसे पूछिएगा मीडिया के, उस समय वो 2000 में कहते, जब हम लोग लड़ रहे थे इसके लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं चार दीवारी में होती हैं। लेकिन हम लोगों का स्ट्रगल है, महिलाओं का स्ट्रगल है। 2005 में हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मिला, जिसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है, बहुत ही मजबूत एक्ट है, जैसे निर्भया के बाद बहुत मजबूत एक्ट है। हम भवरी देवी जो अनपढ़ महिला है, उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बनवाया है। भवरी देवी को भी सलाम करें इस चैनल से आपके, कि उसने अपने बलात्कार होता है लेकिन महिला डरती नहीं, दबती नहीं, झुकती नहीं, महिलाओं के लिए लड़ती रहती है। तो ऐसा नहीं, महिलाओं के लिए लड़ने वाली महिलाएं हैं और लड़ रही हैं और लड़ती रहेंगी, और महिलाओं को एक समय आएगा, बहुत कुछ बेहतर हो गया है और बेहतर होगा। लोग कुछ भी कहते रहे, बिल्कुल ताहिरा जी, और बेहतरी की उम्मीद लगातार की जा रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप जैसे लोग लगातार समाज में काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं के हकों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, बिल्कुल चौथा स्तंभ है मीडिया। तो बोलेंगे तो महिलाओं के हित में, बेबसों के हित में, पुरुषों की भी जहां पे अगर कुछ गलत हो रहा है वहां भी हम खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, जहां पे जो भी प्रताड़ित है हम बोलेंगे, मिलके बोलेंगे। बिल्कुल ताहिरा जी, मुख्य मुद्दा ये है कि जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। बरखा जी, दूसरी जिस तरीके से मैं बरखा जी करूंगा, बरखा जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, पुलिस ये दावा कर रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये वो 2 लोग हैं जो आखिरी बार पीड़िता के साथ देखे गए थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा जो पुलिस की कार्यशैली इस पूरे मामले में रही है वो सही रही है? क्या ठीक तरीके से पुलिस काम कर रही है? आपको लगता है कि और भी कड़ा एक्शन यहां पर लिया जा सकता है, या मामला जिस तरीके से अब हाईलाइट होता नजर आ रहा है इसके बाद पुलिस काम करना शुरू कर रही है? देखिए, पुलिस की अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो न्याय जल्द मिल जाएगा। अब ये तो पुलिस के ऊपर है, ये ठंडे बस्ते में डली रहती हैं चीजें। जब आप जैसे मीडिया वाले उठाते हैं इसको, तब इनको जाग जाते हैं, ये तब इनको लगता है अरे कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर शीघ्रता अगर तुरंत एक्शन हो तो एविडेंस भी मिलेंगे। तब तक तो एविडेंस भी टेम्पर कर दिए जाते हैं, बहुत चीजें खराब हो जाती हैं। तो मेरा वही कहना है, अभी तो जो हमारा युग है वो मेडिकल साइंसेज ने इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आप फॉरेंसिक, ये सारी जांच है, कितनी सारी जांच है, आप उन्हें तुरंत कराएंगे। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बरखा जी, गंभीर विषय है। बिल्कुल बरखा जी, एक गंभीर विषय, जिस तरीके से चर्चा मैंने आप दोनों लोगों से की, गंभीर विषय है ये। और जिस तरीके से हम लगातार विकसित होते चले जा रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी मानसिकता के लोग समाज में अभी भी हैं।